हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नमक आंदोलन के शुरू करने से पहले वायसराय को एक लंबा पत्र लिखते हैं वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के इतिहास में किसी गुलाम मुल्क के आंदोलन के नेता ने शासन के सबसे बड़े आदमी को ऐसा पत्र नहीं लिखा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने घुटनों के बल झुक करके रोटी मांगी थी, आपने पत्थर दिया मुझको। और वहाँ से वो दांडी यात्रा के लिए निकलते हैं। दांडी यात्रा के बारे में गांधी के मन में जो कल्पनाएं हैं वो कांग्रेस के बाकी नेताओं के मन में नहीं है। बड़े नेता सब जेल में हैं, तो बड़ी निराशा फैलती है कांग्रेस में कि इतना दिन सोचने के बाद ये नमक निकला इनके मन से। तो मोतीलाल नेहरू बहुत ही नाराज़ हुए और उन्होंने एक लंबा गांधी जी को पत्र लिखा और उसमें लिखा उन्होंने कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, नमक बनाने से आज़ादी मिलती है क्या। तो गांधी जी ने उनको एक पोस्टकार्ड में जवाब लिख कर दिया, भेजा, बना कर देखो, बस इतना ही लिखा। ये जो नमक का खेल था उसने सारे देश में एक ऐसी आग लगाई और गांधी के हर कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि वो इतना सरल होता था कि छोटे से छोटा आदमी भी अपनी जगह करने लगता था। तो गली चौराहे नुक्कड़ सब जगह नमक बनने लगा। नमक बनने लगा, बिकने लगा, बंटने लगा। गांधी जी ने स्लोगन दिया था कि मुट्ठी टूट जाएगी लेकिन नमक नहीं छूटेगा। हम भारत के लोगों की शक्ति के माध्यम से चलाई गई दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक बड़ी घटना बन गया। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। नमक कानून तोड़ने के लिए की गई इस यात्रा ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की। इस यात्रा को भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार मिला। इस वजह से ब्रिटिश सरकार न केवल झुकी बल्कि उसे गांधी जी के सामने रियायतें देने पर मजबूर होना पड़ा। नमक यात्रा की सफलता से जहां भारतीयों को एहसास हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय नहीं है, वहीं अंग्रेजों को मालूम पड़ गया था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को अब सत्ता में हिस्सेदारी देनी ही होगी। इसे ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया। नमक आंदोलन एक शिखर तक पहुंचा। ऐसा पहुंचा कि वायसराय ने इंग्लैंड को चिट्ठी लिखी कि 1857 के बाद सबसे बड़ी बगावत का मुकाबला मैं कर रहा हूँ। यानी इतना व्यापक था वो। उसको दबाने का एक ही तरीका था कि दमन हो, और सरकार ने बेतहाशा दमन किया, सारे लोगों को गिरफ्तार किया, गांधी जी को अकेला छोड़ दिया। सरकार की रणनीति यही थी कि इस बूढ़े को अकेला कर दो, इसके हाथ पांव सब अंदर कर दो। तो गांधी जी अकेले हो गए, लेकिन अकेले ही वो चलते रहे और कोशिश करते रहे कि रणनीति कुछ ऐसी बने कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में सरकार के साथ वो आएँ। लेकिन फिर उनकी गिरफ्तारी होती है कराडी में,
और सारा देश जेल में बंद हो जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दी जाती है। गांव से लेकर केंद्र तक कांग्रेस के सारे कार्यालयों में ताला लग जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। माना ये जाता है कि ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को जॉर्ज पंचम द्वारा आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने की। 3 ब्रिटिश राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत से 57 राजनीतिक नेताओं और रियासतों से 16 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि कई भारतीय नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में थे। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने यानी फरवरी 1931 में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुईं। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनी। Mr. Gandhi, I assure you that except those accused of violence, all the other political prisoners will be released. Indians will be given the right to make salt on the seashore. Indians will be allowed to protest in front of liquor and foreign clothing shops. Those who resigned during the movement will be reinstated to their posts. Also, the property seized during the movement will be returned. जब सहमति नहीं बनी पहली कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने जो इरविन थे उनको यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप गांधी जी के पास जाइए। गांधी जी उस समय एक बड़े लीडर थे, सर्वमान्य नेता थे, कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व इस नाते करते थे कि उनकी बात को सामान्य रूप से उनकी बात की स्वीकार्यता थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि अगर गांधी जी से बातचीत करके उनको मना लिया जाता है तो आगे की राह थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए, वार्ता में हमेशा ये होता है कि कुछ आगे पीछे आपको करना पड़ता है, और ख़ासकर अहिंसा क्रांति में तो वार्ता जो है एक हथियार है। इसलिए गांधी जी से वार्ता करने में सभी लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सौदेबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इरविन जो है वो व्यक्तिगत तौर पे गांधी जी को बहुत पसंद करता है, बहुत मानता है, उनको एक ख़ास पेडेस्टल पर रखता है। लेकिन दूसरी तरफ वो वाइसराय भी है, इसलिए वो बार बार इस बात पर संकित है कि इस आदमी से कितनी लंबी बातचीत करनी है, कहाँ तक जाना है। इसके एवज में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने, कांग्रेस के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार न करने, पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देने का आश्वासन देना पड़ा। थैंक यू मिस्टर इरविन, आपने हमारी बातें सुनी और उसे माना भी। लेकिन आपने जो मुझसे यह अनुरोध किया कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दूं, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं फिलहाल सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दूंगा। और हाँ, आपने जो मुझे गोलमेज सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगा।
8 बैठकें होती हैं गांधी जी और अरविंद के बीच में, जो कुल मिलाकर 24 घंटे की हैं। इस बातचीत के बाद वो समझौता होता है। इस समझौते में 2-3 बातें हैं जिसको ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। गांधी की पूरी कोशिश ये है कि बातचीत, वार्ता, संधि कुछ भी ऐसी हो जाए जिससे वो आज़ादी के आंदोलन को आगे ले जा सकें, ये डेडलॉक टूट जाए। और वायसराय की कोशिश है कि गांधी जो ये बार बार आंदोलन का सहारा लेते हैं, इसको रोका जाए। तो दोनों अपनी अपनी जगह सफल होते हैं। वायसराय गांधी जी को इस बात के लिए सहमत कर लेते हैं कि सिविल नाफरमानी का आंदोलन बंद कर दिया जाए। गांधी कहते हैं बंद तो हो ही नहीं सकता है। तो आखिर बहुत चर्चा के बाद स्थगित शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसको सस्पेंड करते हैं। जब गांधी जी ने पहले नमक सत्याग्रह किया, सविनय आंदोलन किया, अनेक लोगों को बंदी बना लिया गया था, तो गांधी जी ने कहा उन सबको आप पहले छोड़िएगा। वो इस बात पर मान गए। इसी प्रकार से जो भी नॉन वायलेंट प्रिजनर्स थे, यानी जो हिंसा का आरोप जिन पर नहीं था, उनको छोड़ने की भी बात हुई, वह भी मान ली गई सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से गांधी जी की और मांगों में कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया था, तो उसको भी उन्होंने कहा कि हम इसको हटा देंगे। कराची के इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिए पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है। कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था और यह दस्तावेज बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा। लेकिन स्वाधीनता संग्राम से जुड़े राष्ट्रवादी नेताओं ने गांधी अरविंद समझौते की आलोचना की, क्योंकि राष्ट्रवादी नेता चाहते थे कि समझौते के दौरान गांधी जी लॉर्ड अरविंद से भारतीयों के लिए स्वतंत्रता का आश्वासन लें। लेकिन गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई आश्वासन हासिल नहीं कर पाए। वायसराय लॉर्ड इरविन ने बात दूसरे गोलमेज तक टाल दी, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले ही लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड विलिंगटन को भारत का नया वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड इरविन के उलट लॉर्ड विलिंगटन गांधी जी को एकदम नापसंद करते थे। मार्च 1931 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक तरफ किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की गई, तो दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस ने मुख्यतः 2 प्रस्तावों को अपनाया। इनमें से एक मौलिक अधिकारों से संबंधित था और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित था। मुख्य मांग थी कि पूर्ण स्वराज वो हमें चाहिए। ऐसा 1930 से पहले के जो मूवमेंट चले उसमें यह कांग्रेस के अधिवेशन में भी पास किया गया था कि पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। और उसी दिशा में दांडी का, सविनय आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए। और यह बात उन्होंने एश्योरेंस तो किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। तो यहीं पर ही इसी विषय के कारण कराची का जो अधिवेशन हुआ उसमें कुछ विरोध भी था कि आप कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी बातें मान ली, लेकिन स्वराज्य की बात कहाँ है। तो उसके बावजूद भी वह जो गांधी इरविन पैक्ट वह उस कराची अधिवेशन में पास हुआ, अधिवेशन में, ताकि जिसे कहते हैं कि मोहर लगा दी गई, वहाँ उस अधिवेशन की मोहर लगी और उसको वहाँ पर पास कर लिया गया। If Gandhi had not existed, this
world would have been a very beautiful indeed. Whatever step he takes, he calls it the result of the God inspiration. But in reality, there is a deep political move behind it. I say that the American press describe him as a wonderful man. But the truth is that we are living among a very impractical, mystical and superstitious people who consider Gandhi as God. 1931 में इंग्लैंड में शासन व्यवस्था बदल गई। लेबर पार्टी की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार सत्ता में आ गई। विश्व में आर्थिक संकट लगातार गहराने लगा। नई सरकार के लिए ब्रिटिश व्यापारियों के हितों की रक्षा करना पहला लक्ष्य बन गया। भारत के नए वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के लिए भी भारतीय स्वाधीनता संग्राम में लगे नेताओं को संतुष्ट करने के स्थान पर ब्रिटेन की महारानी का खजाना भरना पहला उद्देश्य बन गया। ब्रिटिश सरकार ने सारे देश में भयंकर सख्ती लगानी शुरू कर दी। देश में आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया। इसके कारण गांधी इरविन समझौता खटाई में पड़ने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता भंग करने का आरोप लगाने लगे। ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होना तय हुआ। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल हो। कांग्रेस के बगैर गोलमेज सम्मेलन निरर्थक हो जाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन से कुछ खास हासिल होने की उम्मीद नहीं थी। उसके नेताओं को पता था कि ब्रिटेन कोई भी आर्थिक या राजनीतिक रियायत देने के पक्ष में नहीं था। दक्षिणपंथी नेता विंस्टन चर्चिल तो वहां की हुकूमत से इसलिए नाराज था कि वो देशद्रोही फकीर यानी महात्मा गांधी को बराबरी का दर्जा देकर उससे बात कर रही है। इस नाराजगी के बीच 29 अगस्त 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी ने SS राजपूताना नामक समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। ब्रिटिश सरकार के निवेदन पर मैंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लंदन जाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है। हो सकता है मैं खाली हाथ लौटूं, क्योंकि जैसे हाथी चींटी की तरह नहीं सोच सकता। अच्छे इरादों के बावजूद अंग्रेजों के लिए भी भारतीयों की तरह सोचना मुश्किल है, लेकिन मैं नेक इरादे और नीयत से इसमें हिस्सा लूंगा और आशा करूंगा कि भारतीयों के लिए कोई नेक और अच्छा समाचार लेकर आऊं। बहरहाल दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स रैमसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। महात्मा गांधी रंगस्वामी अयंगर, मदन मोहन मालवीय के साथ ब्रिटिश इंडियन ग्रुप के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से सम्मिलित हुए। आगा खान तृतीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना शौकत अली, AK फजलुल हक, मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम नुमाइंदों के तौर पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की। BS मुंजे ने हिंदू महासभा के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया। सरदार उज्जल सिंह सिख प्रतिनिधि थे। वहीं सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज, राधाबाई सुब्बारायन
सम्मेलन में महिला प्रतिनिधि थी। तेज बहादुर सप्रू, चिमनलाल हरिलाल सेतलवाड़ उदारवादियों के तौर पर और एनएम जोशी, बी शिवराम, वीवी गिरी श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि बनकर सम्मेलन में पहुंचे। उद्योगपति जीडी बिड़ला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने उद्योगपतियों की अगुवाई की। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित वर्गों की पैरवी करने के लिए सम्मेलन में शामिल थे। गांधी जी के अलावा दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जितने लोग आए हुए हैं उनमें से एक भी नहीं है जो अपने संगठन के द्वारा प्रतिनिधि चुना गया है। सबको अंग्रेज सरकार ने बुलाया है। उसने चुना है कि तुम इसके प्रतिनिधि बनकर आओ, तुम इसके प्रतिनिधि बनकर आओ। अकेले गांधी हैं जिनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चुना है कि आप हमारे प्रतिनिधि बनकर वहाँ जाइए। ये कैरेक्टर का बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक नई व्यवस्था बना कर रखी है गांधी जी को दिखाने के लिए कि तुम ही नहीं हो जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हो। 1 दर्जन भारत वहाँ बिठाए गए हैं। सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया। उनके इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग ने खुद को मुस्लिम अल्पसंख्यकों का नुमाइंदा बताया। माफ कीजिए, मिस्टर गांधी कांग्रेस की नुमाइंदगी करते होंगे, लेकिन ना तो कांग्रेस और ना ही मिस्टर गांधी हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। मुसलमानों के हुकूक, उनके मसाइल बिल्कुल अलहदा हैं। उन्हें उनके हुकूक तभी मिलेंगे जब उनके लिए एक अलग मुल्क बनेगा। मेरा तो मानना है कि जंग आज़ादी को मुअत्तिल कर मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाने पर फैसला होना चाहिए। राजे रजवाड़ों का दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। वहीं डॉक्टर BR आम्बेडकर ने भी साफ कर दिया कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। मैं दिल से चाहता हूं कि भारत में औपनिवेशिक शासन की जगह पर जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन हो, लेकिन इस तरह के सत्ता हस्तांतरण में हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, विशेष रूप से भारत के अछूत समझे जाने वाले उस वर्ग का जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन जीने का अधिकार सबसे कम। उनको ये अधिकार दिलाने के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करता हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस की भागीदारी नहीं थी, कोई प्रतिनिधि उनकी तरफ से नहीं शामिल हुआ और इस वजह से वह असफल भी हुआ पहला सम्मेलन। तो अंग्रेज़ों को लगा कि जिस मकसद से उन्होंने यह सम्मेलन बुलाया था, पहले भारतीयों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटो, उनके रिप्रेजेंटेशन के नाम पर उनको बुलाओ, और उन्हें मालूम था कि ये जब सब लोग इकट्ठे होंगे कभी भी अपनी बात हमें नहीं मनवा पाएंगे, हम इनको ही आपस में लड़वाकर अपनी बात को पूरा करा लेंगे। यह अच्छी तरह से वो जानते थे और यही उनका बेसिक पर्पस भी था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाने का। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिम, सिख और ईसाई की भांति भारत के अछूत समझे जाने वाले लोगों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देने और विशेष निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग भी उठी। इस मांग को गांधी जी ने सिरे से खारिज कर दिया। मिस्टर चेयरमैन, मैं जानता हूं कि प्रतिनिधियों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर थोड़ी चिंता है। ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों की चिंता को समझते हुए हम मुसलमानों और सिखों को विशेष दर्जा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दलितों को विशेष प्रतिनिधित्व देना हमें स्वीकार नहीं, क्योंकि ऐसा करके दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयास किया जाएगा, जो किसी भी रूप में
स्वीकार नहीं है। दलित हिंदू धर्म का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है और उन्हें हिंदू धर्म से पृथक करने का कोई भी प्रयास सर्वथा अनुचित और असंगत होगा। गांधी जी इस चाल में फंसते नहीं हैं, क्योंकि जो चाल चलने नहीं आता है वो दूसरों की चाल में फंसता नहीं है। तो गांधी जी कोई चाल चलने गए नहीं थे, इसीलिए वो कहते हैं उस अपने संबोधन में, और बड़ा ही मार्मिक है ये वाक्य उनका। वो कहते हैं कि आप सब लोग इस रोटी में से अपना अपना हिस्सा लेने आए हैं, मैं ये पूरी रोटी ले जाने के लिए आया हूँ। इसका बंटवारा जो करना है वो हम अपनी जगह जाकर करेंगे, इनके बीच में क्यों करें। लेकिन वहाँ तो सबको अपनी अपनी रोटी चाहिए और सभी अपने अपने वर्ग के हिसाब से अपनी मांग भी रखते हैं। मुस्लिम लीग तो कह देती है आज़ादी से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, जब तक पाकिस्तान नहीं बन जाता है तब तक के लिए आज़ादी की लड़ाई स्थगित कर दी है। करीब करीब इसी आवाज़ में अम्बेडकर बोलते हैं। लेकिन गांधी इस बात पर बिल्कुल निश्चिंत हैं कि आज़ादी की लड़ाई की बातचीत कुछ भी होगी तो वो भारत में होगी। अंग्रेज इस मामले में सफल रहे कि जो अलग अलग ग्रुप्स का या अलग अलग लोगों का हमें बांटकर जो अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के नाम पर उन्होंने जो एक बड़ी संख्या इस वहाँ पर बुलाई, तो आपस में ही उनकी सहमति नहीं बनी। तो अंग्रेज लोग ये कहने में बड़े आसानी से वो सफल हो गए कि देखिए यही लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं। 1931 में लंदन में आयोजित दूसरा गोलमेज सम्मेलन कई प्रमुख कारणों से समझौता करने में विफल रहा। सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधियों के बीच आम सहमति की कमी थी, क्योंकि विभिन्न समूहों की परस्पर विरोधी मांगें और प्राथमिकताएं थीं। महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से स्वशासन पर केंद्रित थी और अपनी मांगों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि मुस्लिम लीग जैसे कई समूहों के भारत के भविष्य के लिए अलग अलग दृष्टिकोण थे। दूसरे, ब्रिटिश सरकार महत्वपूर्ण रियायतें देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई नहीं पड़ी, जिसके कारण वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया। इसके अतिरिक्त एकीकृत भारतीय प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति ने भारतीय नेताओं की सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर कर दिया। इन कारकों के परिणाम स्वरूप सम्मेलन संतोषजनक समझौते पर पहुंचने में विफल रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता का परिणाम सांप्रदायिक पुरस्कार अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसमें दलितों के साथ साथ अनुसूचित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचिका का विस्तार किया गया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और इस विधेयक के वापस न लेने तक आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा,
लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग।